हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भग्न की चिकित्सा। भग्न होने के बाद भग्न की चिकित्सा करने के लिए उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो भग्न की स्थापना, जो बोन फ्रैक्चर हुई है उनके दोनों पार्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश की जा सकती है। जो उसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाना, उसको भग्न स्थापना बोला हुआ है। उसके बाद भग्न स्थिर कर, अब बोन के जो फ्रैगमेंट पार्ट्स है उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर उन्होंने रहने भी चाहिए। अब बेसिकली फ्रैक्चर हो जाने की वजह से, ब्रेक हो जाने की वजह से वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, तो हमको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिसकी वजह से दोनों जो भग्न के फ्रैक्चर है वो एक जगह पर टिके रहे। उसको बोला हुआ है भग्न स्थिर कर। अब फ्रैक्चर होने के बाद आपने उस बोन को अपनी जगह पे लेकर आ गए। अब उस जो बोन को अपनी जगह पर लेकर आने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बने रहे, जुड़े रहे, उसके लिए आपने कोशिश की है भग्न स्थिर कर। उसके बाद जब बोन हील हो जाएंगी, फ्रैक्चर जो अच्छा हो जाएगा, बोन जुड़ जाने के बाद उस लिम या उस बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होने के लिए भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा, उपाय करने होंगे। उसको बोला हुआ है पुनः चेष्ट प्रसार या फिर सुख चेष्ट प्रसार। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों जो भग्न की चिकित्सा को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। भग्न स्थापना यानी कि रिडक्शन, भग्न स्थिर कर यानी कि इमोबिलाइजेशन, और पुनः चेष्ट प्रसार यानी कि रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी। इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। भग्न स्थापना। आचार्य सुश्रुत ने भग्न स्थापना के लिए कुछ उपाय बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अवनामितम उन्नयेद उन्नतम च पीड़येद अच्छेदति क्षिप्तमधो गतम च उपरि वर्तयेत आचनैः पीडनश्चैव संक्षेपैर्बन्धनैस्तथा। जो बोन फ्रैक्चर होने के बाद अगर बोन के जो दोनों पार्ट है वो अगर थोड़े नीचे चले गए हो तो आपको उसको ऊपर उठाना होगा। अगर वो ऊपर उठे हुए हैं तो आपको दबाना होगा। अगर वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो आपको उसको एक दूसरे के नज़दीक लेकर आना पड़ेगा। या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा डीप में अगर आप चले गए हो तो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा। ये सारा वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। उसके बाद उन्होंने उसके लिए कुछ उपाय बताए हैं कि आपको आंछन करना होगा यानी कि ट्रैक्शन, आपको पीड़न करना होगा, उसके लिए आपको कंप्रेशन। जो बोन है एक दूसरे पार्ट सेपरेट हो गए तो उसको आपको आंछन करना होगा, उसको आपको पास में लेकर आना पड़ेगा ट्रैक्शन देके। आप उसको अगर वो ऊपर हो तो आपको उसको कंप्रेस करके नीचे लाना पड़ेगा। अगर वो फ्रैक्चर है तो उसको आपको बंधन करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग उपाय आचार्य सुश्रुत ने भग्न स्थापना के लिए या बोन रिडक्शन के लिए बताया हुआ है। इसके बाद जो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कि भग्न स्थिर कर यानी कि अब आपने बोन को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो लेकर आ गए, अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कुशा का, आलेप का और बंधन का। कुशा यानी कि मॉडर्न में हम उसको स्प्लिंट बोल सकते हैं। बोन को अपने पोजीशन पर रखने के लिए स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने उस ज़माने में इस चीज़ का वर्णन कर चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसे द्रव्य बताए हैं जिनके हम पार्ट कुशा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि मधु उदम्ब अश्वत्थ प्लाश ककुब त्वचा वंश सर्ज वटानाम च कुशार्थ उपसहरेत। जो मुलेठी है, औदुंबर है, अश्वत्थ है यानी कि पीपल, पलाश है, अर्जुन त्वक है, बांस है, सर्ज है और बड़ का जो झाड़ है, इनके ये जो प्लांट्स हैं इनके जो कांड है, इनका जो पार्ट है उसको हम स्प्लिट बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न के अंदर सिर्फ स्प्लिंट का कंसेप्ट है, लेकिन आचार्य सुश्रुत का उपाय इससे एक स्टेप और आगे है कि हमको सिर्फ बोन को अपने पोजीशन पर लाकर उसको स्प्लिंट बांधकर सिर्फ वहाँ पर रोके नहीं रखना है। अब हमको कुछ ऐसे भी उपाय करना है ताकि वो जो बोन एक जगह पर आई है वो जुड़ भी जाए, उसमें कोई दूसरे प्रकार के कुछ खराबी ना हो। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने आलेपन का वर्णन किया है। आलेपनार्थम मंजिष्ठम मधुकम रक्तचंदनम शतदौत घृतम शालिपिष्टम च सहरेत। मंजिष्ठा, मुलेठी, रक्तचंदन और जो शालीपिष्ट है, इन सब को शतदौत घृत के साथ मिलाकर इस पेस्ट को वहाँ पर लोकली अप्लाई करना है बोनी पार्ट पर। इसमें 2-3 फायदे हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा, बोन की हीलिंग में हेल्प होंगी।
इसके बाद कहा है बंधन। बंधन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में बंधन का वर्णन किया है। 14 प्रकार के बंधन बताए हैं, कोश, दाम, स्वस्तिक आदि। इसमें उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि जो बंधन है वो कौन सी जगह पे, ये 14 प्रकार के बंधनों का वर्णन ही इस तरीके से किया हुआ है कि आपको कौन सा बंधन कहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद इस बंधन का आपको कैसा यूज़ करना है। बंधन ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, बंधन ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ना है आपको। ज़्यादा टाइट बांधने की वजह से ज़्यादा स्वेलिंग आने का डर है, सेकेंड इन्फेक्शन होने का डर है। ज़्यादा लूज़ छोड़ देंगे तो जो बोन के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं आएंगी, उसकी वजह से प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर बंधन ही में ये भी वर्णन किया है कि बंधन हमें कब कब बदलना है, कब चेंज करना है, शीत ऋतु में कैसे इस्तेमाल करना है, अग्नि ऋतु में कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कर चुके हैं और इसके लिए आपका एक अलग से लेक्चर हो चुका है। भग्न में बोन टूटने के बाद आपने उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कर दिया, ओरिजिनल पोजीशन पर वो टिके रहे, उसके लिए आपने वहाँ पर कुशा का, आलेप का या फिर बंधन का भी इस्तेमाल कर लिया। अभी बोन अपने स्थान पर है। अब बोन हील हो जाती है, आपका जो फ्रैक्चर है वो पूरा हील हो जाता है। अब जो बॉडी पार्ट या जो लिम्ब था, जो फ्रैक्चर पार्ट था, उसको अपनी नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए जो उसका पहले काम थे वो काम बराबर करने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिसको हम कह सकते हैं पुनःचेष्ट प्रसार या सुखचेष्ट प्रसार। पुनःचेष्ट प्रसार यानी कि रिहैबिलिटेशन। संहिता में रिहैबिलिटेशन के ताल्लुक से ऐसा जितना कुछ वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिजियोथेरेपी के ताल्लुक से क्लियर कट हमको मिलता है कि आचार्य सुश्रुत ने मृत पिंड, लवन पिंड और जो पाषाण है उसका धारण करने के लिए करने के लिए कहा है कि जब हील हो जाता है तो सबसे पहले मृतपिंड का उपयोग करें। मृतपिंड का उपयोग करने के बाद फिर ग्रेजुअली लवन पिंड का उपयोग करें, फिर लवन पिंड का उपयोग करने के बाद लास्ट में पाषाण का यूज़ करें। ये जो मृतपिंड, लवन पिंड और पाषाण बताए हुए हैं ये एक प्रकार के फिजियोथेरेपी मटेरियल्स है और इनकी कंसिस्टेंसी, मृत पिंड जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसके कंपेयर में जो लवन पिंड है वो थोड़ा हार्ड होता है और पाषाण यानी कि जो पत्थर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो इनकी जो कंसिस्टेंसी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए भी बोला हुआ है, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर का जो भी फ्रैक्चर पार्ट है उसका जो फंक्शन है वो हम रिस्टोर कर सकते हैं। कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी करने की वजह से वहाँ पर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बोन हीलिंग अच्छी होगी। सेकेंडरी जो मसल्स पावर है, कंटिन्यूस उसकी फिजियोथेरेपी करने की वजह से जो मसल पावर है वो इंक्रीज़ होंगी। इसकी वजह से बॉडी का जो नॉर्मल पार्ट था वो अपना वर्क बराबर कर सकेगा। इस तरीके से रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन, इन 3 हिस्सों में हम फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जनरली अभी ये सब जो भग्न है वो कितने समय लगते हैं, कितने समय में कौन सा भग्न ठीक होता है, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में 3रे अध्याय में वर्णन किया है कि जो बाल अवस्था के जो फ्रैक्चर होते हैं वो 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, जो मध्य अवस्था के फ्रैक्चर होते हैं वो 2 महीने में ठीक हो जाते हैं और जो वृद्ध अवस्था के फ्रैक्चर है वो 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भग्न की साध्यता का वर्णन करते हुए कहा है कि जनरली जो पेशेंट या ऐसा रोगी जो दोषों से मुक्त हो, जो और जिसका फ्रैक्चर शीत ऋतु में हुआ हो और वो अगर सुकुमार या फिर बाल अवस्था में हुआ हो तो ऐसे फ्रैक्चर सुख साध्य होते हैं और वो जल्दी हील हो जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे बताए हैं जो कृच साध्य है और कुछ असाध्य है। कृच साध्य का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो हमने 12 प्रकार देखे उसमें से जो चूर्णित है, छिन्नित है, अतिपादित है और मज्जानुगत है, ये फ्रैक्चर्स कृच साध्य होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे रोगी जिनको कुछ दूसरे जिनको कुछ दूसरे रोग है, जैसे कि श्वास रोग है, हम मॉडर्न के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं कि जो पेशेंट डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, ऐसे पेशेंट को हम जो अदर कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, तो ऐसे रोगियों के जो भग्न है ये बड़े डिफ़िकल्टी के साथ ट्रीट होते हैं। या फिर कुछ ऐसे वल्नरेबल पेशेंट्स जिनको हम कहेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा कृश जो रोगी है, जो वृद्ध रोगी है, तो ऐसे लोगों में जो भग्न है वो कृच साध्य होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते या इनको ठीक करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं या ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के 15वें अध्याय में असाध्य भग्न का वर्णन किया है कि ऐसे फ्रैक्चर, इसमें आचार्य सुश्रुत ने जो 12 प्रकार के भग्न बताए हैं उसको नहीं, आचार्य सुश्रुत ने भग्न के स्थान के हिसाब से कि कहाँ के भग्न आपको असाध्य है और उस भग्न को आपको छोड़ देना चाहिए या फिर
युक्ति के साथ उसका उपयोग करना। असाध्य भग्न का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो फ्रैक्चर है अपने स्कल बोन के हो गए या फोरहेड के फ्रैक्चर है, और फिर कुछ ऐसे जो बड़े बोन्स हैं जैसा पेल्विक गर्डल वगैरह हो गया, इनके जो फ्रैक्चर्स है या इनके डिसलोकेशन है ये असाध्य होते हैं। मोस्टली आचार्य सुश्रुत ने इस श्लोक के अंदर जो मर्म शरीर के हिसाब से जहाँ जहाँ पर मर्म होते हैं उस जगह के फ्रैक्चर्स को, जगह के भग्न को असाध्य कहा है। अभी तक के ये आपके सारे फ्रैक्चर्स का जो आयुर्वेद कंसेप्ट है हमने वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने जो भग्न के सेपरेट जो टाइप्स है, अंसंधि का भग्न हो गया, उर्वस्थि का भग्न हो गया, अक्षकास्थि का भग्न हो गया, इसके भी अलग अलग से ट्रीटमेंट वर्णन किए हैं। तो मॉडर्न के अब इसके बाद आता है मॉडर्न का टॉपिक। तो मॉडर्न के अंदर कौन कौन से टाइप के फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन बताए हैं हम वो देखेंगे, और उसी के साथ साथ आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेदोक्त इसका क्या ट्रीटमेंट बताया है हम उसी के साथ देखते चलेंगे। थैंक यू।